जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। वीडियो थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप अपने मोबाइल के द्वारा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जहां पहला ऑप्शन दिया गया वीडीआर। वीडीआर का पूरा नाम क्या होता है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अब ये वीडीआर पहला ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज के अनुसार बदलता तो है, पर इसका जो उपयोग किया जाता है सर्ज प्रोटेक्शन में किया जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो वीडीआर का नहीं किया जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। और बी ऑप्शन दिया गया एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये जो होता है एनटीसी, ये थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने पर जब घटता है तो उसका उपयोग तापमान मापने और एक तरह से नियंत्रण में किया जाता है, जो एनटीसी होता है। लेकिन ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया पीटीसी। तो पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। और इस उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है मोटर की सुरक्षा में और ओवर करंट सुरक्षा में किया जाता है, तो ये पीटीसी का काम होता है। ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया एलडीआर। तो एलडीआर जो होता है, जिसका पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका जो प्रतिरोध होता है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार बदलता है। मतलब कि अधिक प्रकाश पे प्रतिरोध जो होता है कम होता है और कम प्रकाश पर अधिक होता है। और यही यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो ये एलडीआर का किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला कोड दिया गया है OA79। तो ये जो कोड होता है जर्मेनियम डायोड का होता है। और उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है वोल्टेज सिग्नल डिटेक्शन में किया जाता है, तो ये इसका काम है। और बी ऑप्शन दिया गया BY126। तो इसका भी यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि BY126 जो है ये रेक्टिफायर है, डायोड है। लेकिन यहाँ पे आपको सिलिकॉन डायोड का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये उसमें उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया 1N और 4007। तो ये काफ़ी लोकप्रिय और सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड है, जो लगभग 1000 वोल्टेज PIV और 1 एम्पियर धारा तक काम करता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे नीचे दिया गया 2N और 3055। तो ये जो होता है एक पावर ट्रांजिस्टर होता है, ये डायोड की तरह काम नहीं करता है। इसका उपयोग जो किया जाता है एम्पलीफायर में और रेगुलेटर सर्किट में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है। तो साथियों इसका 2 फिन हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन फिन बराबर 2 फिन, ये बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों जो होते हैं आधे चक्र उपयोग में होते हैं, इसलिए रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनपुट आवृत्ति की दोगुना होता है। तो ये आपका इस कारण सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है एक सक्रिय घटक कौन सा है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया प्रेरक कुंडली। हालांकि पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि प्रेरक कुंडली जो होता है ये अलग चीज होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको इंडक्टर बोला जाता है। ये जो होता है ऊर्जा संग्रहित करता है, लेकिन स्वयं जो प्रवर्धन है ये नहीं करता है, इसलिए ये आपका निष्क्रिय घटक के अंतर्गत आएगा, सक्रिय घटक के अंतर्गत नहीं आएगा।
और बी ऑप्शन रोकने वाला दिया गया, मतलब कि रजिस्टर की बात किया गया है तो रजिस्टर केवल धारा को नियंत्रित करता है, ऊर्जा को ये नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया रजिस्टर, तो साथियों ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है ये विद्युत आवेश संग्रहित करता है, सिग्नल को ये नहीं बढ़ाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो सिग्नल का प्रवर्धन और स्विचिंग दोनों में काम करता है, तो इसलिए ये जो आएगा एक्टिव के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, जहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो साथियों कैडमियम सल्फाइड जो होता है उसको जो इंडिकेट किया जाता है वो किया जाता है सी के द्वारा। जी हाँ, कैडमियम जो सल्फाइड होता है जिसको शॉर्टकट में CDS भी बोला जाता है, ये जो होता है ये सी द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब फोटो कंडक्टिव जो उपकरण होते हैं इसमें ये उपयोग किया जाता है और ये सी के द्वारा केवल दर्शाया जाता है, तो ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतीक का नाम क्या है। तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है दो इनपुट नंद गेट। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नंद गेट जो होता है एंड गेट के आउटपुट पर नॉट मतलब कि बबल जोड़ने से बनता है, तो ये यूनिवर्सल गेट होता है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी दो इनपुट यहाँ पे और गेट दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंड गेट का आउटपुट तभी होगा जब ये एक होगा, और ये एक नहीं हो रहा है, दो इनपुट यहाँ पे कह रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए दो इनपुट की यहाँ पे बात कर, तो फिगर देखकर भी आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा जा रहा है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन डायक दिया गया है, डायक तो ऐसे ही यहाँ पे सक्रिय है, ये निष्क्रिय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि डायक जो होता है एक तरह से द्विदिशा टिंगरिंग वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, मतलब कि दोनों दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो ये स्विचिंग में कार्य करता है, इसलिए ये निष्क्रिय घटक नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया डायक, तो डायक जो होता है ये डायोड धारा का एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, और सेमीकंडक्टर जो होता है ये सक्रिय उपकरणों की श्रेणी में आता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये सिग्नल का प्रवर्धन होता है, मतलब कि एम्पलीफिकेशन होता है जो स्विचिंग करता है, इसलिए ये आपका आएगा सक्रिय के अंतर्गत, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे निष्क्रिय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा संधारित्र, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है जिसको अंग्रेजी में हिंदी में संधारित्र बोला जाता है, तो ये विद्युत आवेश को संग्रहित करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका आता है निष्क्रिय के अंतर्गत, यही आपका सही होता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा जा रहा है डिवाइस सिग्नल का नाम क्या है। जो यहाँ पे डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है इस सिंबल को पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो आप पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे फिगर बनाया गया है कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें यहाँ पे दो डायोड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक डायोड जो है इधर से आपका ऐसे बना हुआ है और एक डायोड जो है ऐसे बना हुआ है। अब इसको देखकर आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये डायक है, क्योंकि इसमें जो है दो डायोड है और दोनों क्या है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब कि इसमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो ट्रिगर कर रहे हैं ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, और ये जो देखने को मिलता है केवल डायक में ही देखने को मिलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ट्रिगर डिवाइस है और इसका उपयोग जो किया जाता है ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है, और यही चित्र में दर्शाकर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 को देखिए, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण है। तो इसमें वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 16। हेक्सा में कितनी होती है साथियों, 16 होती है। हेक्साडेसिमल प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक 10 अंक और
ABCDEF जो कि 6 अक्षर होते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 16 वर्ण के कारण इसका जो आधार माना जाता है 16 माना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट AC सिग्नल उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे फिल्टर सर्किट दिया गया, हालांकि फिल्टर सर्किट तो यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर सर्किट का जो कार्य होता है केवल एक तरह से आवृत्तियों को हटाना होता है, आवश्यक जो आवृत्तियों होते हैं उसको पास करना होता है। तो ये जो होता है खुद यहाँ पे AC सिग्नल उत्पन्न नहीं करता है, तो ये यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे सर्किट कहना गलत हो जाएगा। वहीं आपको यहाँ पे ऊपर दिखा देते हैं, और भी इसमें यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है रेक्टिफायर सर्किट, ध्यान से देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा गया है रेक्टिफायर सर्किट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफायर सर्किट जो होता है ये AC को DC में परिवर्तन करता है। और सी ऑप्शन दिया गया प्रवर्धन, तो ये भी गलत है, क्योंकि एम्पलीफायर जो होता है ये केवल जो इनपुट होता है वो सिग्नल को प्रवर्धन करता है, ये बिना इनपुट के लिए AC आउटपुट नहीं करता है, तो ये भी आपका गलत होगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा दोलन सर्किट, क्योंकि ऑसिलेटर सर्किट जो होता है ये DC सप्लाई से बिना किसी बाहरी AC सोर्स से ये निश्चित आवृत्ति का AC सिग्नल उत्पन्न करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो ये होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। CRO जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में, इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये जो होता है विद्युत संकेतों को एक तरह से वेव फॉर्म में, आयाम में, आवृत्ति में, ये सभी यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे संबंधित जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है ये सबको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिए, यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है एम्पलीफायर का नाम क्या है। इसमें जो यहाँ पे एम्पलीफायर आपको देखने को मिल रहा है इसका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्लास B के अंतर्गत आता है। जी हाँ, परिपथ में 2 ट्रांजिस्टर आधे आधे चक्र का प्रवर्धन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि दक्षता अधिक प्राप्त होती है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्लास B पुश और यहाँ पे एम्पलीफायर के रूप में जाना जाता है। ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है साथियों जो कि यहाँ पे दिया गया FR बराबर 1/2π√LC। जी हाँ, ये सूत्र होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मतलब कि जो LC ऑसिलेटर होता है उसकी जो अनुनाद आवृत्ति होता है उसका मानक सूत्र पूछा जा रहा है, और वो होता है FR बराबर 1/2π√LC। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14, जिसमें पूछा जा रहा है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालक के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो ये होता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का जो बेस एमिटर होता है उसका जंक्शन लगभग 0.7 वोल्ट पर फॉरवर्ड करता है, तो ये फॉरवर्ड बायस होकर संचालित होता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। इतना ही ये होता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए। और यहाँ पे 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट बी ऑप्शन दिया गया, तो ये समान वोल्टेज माना जाता है। ये किसी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन दिया गया 0.8 वोल्ट से 0.9 वोल्ट, तो ये काफ़ी अधिक माना जाता है। हालांकि ये बेस एमिटर जंक्शन के लिए भी ज़रूरी नहीं होता है, जो काफ़ी हाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, जहाँ पे पूछा जा रहा है
क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? तो ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है साथियों। देखिए, जो रेड होता है उसका 2 होता है और जो वैलेट होता है उसका 7 होता है और ऑरेंज का होता है 1000 और गोल्ड का होता है ±5%। तो इसको यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा, मतलब कि 27 किलो ओम प्लस 5% और यहाँ पे जो इसका मान है होता है यहाँ पे 1000। इसको जब आप यहाँ पे निकालेंगे तब इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर आएगा। इसका जब यहाँ पे कोडिंग वाला जब पढ़ेंगे चैप्टर, तब उसमें हर यहाँ पे कलर बैंड का आपको अलग अलग कोड देखने को मिलेगा। उसको सही तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? तो कारण की बात करें तो यहाँ पे साथियों इसका सबसे बड़ा यहाँ पे कारण होता है लोअर एटॉमिक नंबर। जी हाँ, मतलब कि कम परमाणु संख्या, क्योंकि पदार्थ के संबंध में जो यहाँ पे वास्तविक कारण यहाँ पर है वो सिलिकॉन की भौतिक ऊर्जा, जो कि संरचना और बैंड गैप से ही संबंधित होता है। तो ये आपका कम परमाणु संख्या ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 दिया गया है। 17 में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? तो इसका तो यहाँ पे नीचे दिया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या यहाँ पे आप 18 को देखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 में पूछा जा रहा है इसमें कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? यहाँ पे जो आपको फुल वेव रेक्टिफायर देखने को मिल रहा है इसमें यहाँ पे आउटपुट पूछा जा रहा है कि आउटपुट जो है वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पे नो निर्वात होगा या यहाँ पर देखिए रेटेड निर्वात होगा। तो देखिए ये जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सर्किट पूरा ही नहीं, ये जो है यहाँ पर गैप कर दिया है। तो ये सर्किट पूरा ही नहीं, मतलब कि आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये आपका सही हो जाता है यहाँ पर जो कि यहाँ पे आपका दिया गया निर्वात यहाँ पे नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नो आउटपुट, आउटपुट ही प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है इसका। आगे देखिए अगले प्रश्न में इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 19 की कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो एलसी फिल्टर होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एलसी फिल्टर में क्या होता है कि कंडक्टर और जो कैपेसिटर होते हैं ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं और रिपल और वोल्टेज जो स्पाइक्स होता है उसी के प्रभाव से एक तरह से ये कम यहाँ पे किया जाता है, स्मूथ किया जाता है और ये तब यहाँ पे आउटपुट डीसी प्रदान करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है एलसी फिल्टर में। तो कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो वो है आपका एलसी फिल्टर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 को, और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही हमने बनाया तो बहुत ही है, लेकिन यहाँ पे और भी मैंने क्वेश्चन बना रखा है जो कि अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? जैसे यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया FET और UJT दिया गया, SCR दिया गया, IGBT दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर IGBT, क्योंकि IGBT मोसफेट और BJT जो होते हैं इनकी गुणों का संयोजन होता है ये, जो कि हाई दक्षता हो गया, तेज स्विचिंग हो गया, मोटर ड्राइव हो गया, इन्वर्टर हो गया, इसमें ये ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।